नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट 2019 का पेपर बी सीरीज का पेपर हमारे पास है। इसको हम हल करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर में 30 से 40% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोहराए जाते हैं हर बार, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हों उनको एक बार देख लीजिए। अभी जब तक 2-3 दिन है परीक्षा में, उनको जरूर देख लीजिए क्योंकि प्रश्न वहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 1, और इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, संस्कृत और ईवीएस का पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल बच्चे को घर भेजना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? तो विकल्प 4 सही होता है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ना दंड देना चाहिए ना घर भेजना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित है पाठ्य सहगामी क्रियाएं? तो ये संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने प्रतिपादन नहीं किया? तो थार्नडाइक ने भी किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने भी किया है, बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न आना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो इसमें 4 का हमारा सही विकल्प होता है 1 नंबर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन हो जाता है शिक्षा में। और अपव्यय की बात करें तो उसका जो पैसा उस पर खर्च होता है उसको अपव्यय कहते हैं, और टाइम जो फालतू व्यतीत होता है उसको अवरोधन कहते हैं। 5 नंबर, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है? तो विकल्प बी हमारा सही हो जाता है, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, जो चीज़ें उन्हें पता है उनसे लेकर चलते हैं, तब जाके अपने नए पाठ की भूमिका बनाते हैं। 6 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर का है उसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसमें फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो सही विकल्प भी आपको बताएंगे और जो गलत है उनको छोड़ते जाएंगे। इससे प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सी अंग नहीं है? तो अंतःप्रज्ञ अवस्था, ये इनके जो विकास का सिद्धांत दिया इसका अंग नहीं, बाकी क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था है इनके सिद्धांत का अंग। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने 5 पदों का वर्णन किया है, तो इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या हो जाता है इसका? तो इसमें सही क्रम होता है, पहले एक बार विकल्प को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है खोज, खोज के बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आत्मीकरण, फिर संगठन, उसके बाद वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प 2 सही हो जाता है। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अनुमूल्यन नहीं है, बाकी ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, ये सब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। 10 नंबर, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र उन्नतोदर होता है, मिश्रित होता है, नतोदर होता है, लंबवत नहीं होता है। तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था गिलफोर्ड महोदय ने, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने। 12 नंबर, सूची ए सूची बी से सुमेलित करना है। ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डन, इन चारों ने जो चीज़ें दी हैं उनको सुमेलित करना है हमें। तो इसमें हमारा हो जाता है ए का होता है 4 नंबर, ब्रूनर का संप्रत्यप उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और आशुबेल का अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, और ग्लेजर का हो जाता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो ए का 4 है और बी का 3 है और सी का 2 है। तो देख लेते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2। ए का 4, बी का 3 और सी का 1, तो हमारा तीसरा नंबर सही हो जाता है विकल्प। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, दूसरा नंबर सही हो जाता है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक बच्चों का विकास होगा, पढ़ने लिखने गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो इसमें सही विकल्प हो जाता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? तो बी विकल्प सही होता है, 2 नंबर, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक बच्चों का विकास होगा।
15 नंबर, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर और बोध स्तर में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है? तो ये हो जाता है प्रस्तुतिकरण, ये दोनों में आता है, कॉमन है। मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव विकास कब से प्रारंभ होता है? तो ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तब से प्रारंभ होता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गैने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था, ये किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और हमला की अवस्था है। सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में लगता है 36 मिनट। इसमें 5 चरण होते हैं, पहला 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। तो 6 6 12 6 6, कुल मिला के 36 मिनट भारतीय प्रतिमान में माइक्रो टीचिंग का समय होता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रॉस का यह कथन है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती, रॉस ने कहा था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्तंभ ए स्तंभ बी से सुमेलित करना है। तो इसमें एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो लिखी है थॉर्नडाइक ने। ए का हो जाता है तीसरा पुनर्बलन, पुनर्बलन का मिलान करते हैं हम स्किनर से। और सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्टवाद का है। और अनुकूलन ये जीन पियाजे का हो जाता है। तो हमारा सही विकल्प होता है ए का 3, तो पहले में आ जाता है ए का 3 और बी का 4, पुनर्बलन अनुसूची 4 स्किनर। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित, पहला विकल्प सही हो जाता है। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? शिक्षा एक मौलिक अधिकार किस संशोधन में बनी? तो ये 86वें संशोधन में बनी शिक्षा एक मौलिक अधिकार। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम मैकडूगल थे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रतिपादक। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कोल और ब्रूस ने किस को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो ये हो जाता है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। 26 नंबर, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो ये दिया है गार्डनर ने। डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती, क्या करने की कठिनाई होती? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने बरतने की कठिनाई होती है, पठन विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी होनी चाहिए, है भूमिका। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता अनुपूर्व बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, ये भी सही है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। तो दूसरा वाला हमारा हो जाता है सही विकल्प, ये नहीं होना चाहिए। 29 नंबर, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो बी विकल्प सही होता है, मतलब दूसरा नंबर प्रेरित करना चाहिए। जब भी बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी प्रेरित होंगे सीखने के लिए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, वृद्धि किससे संबंधित है? तो वृद्धि से हमारा मतलब होता है शारीरिक विकास, 30 का हो जाता है सी, मतलब तीसरा। अब देखते हैं हिंदी वाला पोर्शन। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता है में पे पर। संबंध कारक काकी के अपादान होता है, से अलग होने पर संप्रदान होता है के लिए। तो पहला विकल्प सही हो जाता है। अब गद्यांश देख लेते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने विवाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब देखते हैं, हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, कहाँ तक सीमित हैं? तो ये सांप्रदायिकता तक नहीं, सांप्रदायिकता नहीं होगा इसमें, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है सारे वाद इस गद्यांश के अनुसार। अगला 33 नंबर, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो गांधीवाद का आधार बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को।
दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से 41 से 42, अब एक दूसरा गद्यांश है, पद्यांश, एक गद्यांश आएगा एक पद्यांश आएगा, दोनों आते हैं। बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघराली लटाएं लटके मुख पर ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इस पद में पद से संबंधित पूछा जाएगा प्रश्न। 41 नंबर देखते हैं, पद्यांश में कौन सा रस है? तो पद्यांश में रस है वात्सल्य। 41 नंबर का हो जाता है पहला, वात्सल्य रस है। उपरोक्त पद का कवि कौन है? किस कवि की रचना है उपरोक्त पद? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। ये राम जी के खेलने का वर्णन किया गया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान तो सा तालब ये गलत है, सा मूर्धन ये भी गलत है, सा दंत ये सही है। लित्रु सा नाम दंता इस सूत्र के अंतर्गत आता है। ला लरा ता वर्ग और ये सा सीटी वाला दंत होता है। और ये भी गलत है, ये तालु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? तो विसर्ग कंठवर्ण है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। छा संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो तीसरा अशुद्ध है। ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी, चौथा भी सही है, तीसरा अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इसमें हमारा अशुद्ध हो जाता है चौथा बहुवचन। रिजु का विलोम क्या होगा? तो रिजु का विलोम होता है सरल, नहीं सरल नहीं होता, रिजु का विलोम होता है वक्र। 4 नंबर हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? किसमें अशुद्ध है? तो 26 पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्रमवाचक है, मतलब पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक है। 2.5 अपूर्णांक बोधक है, इसमें आधा अंक इसलिए अपूर्णांक बोधक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, तो ये अशुद्ध है, चौथा अशुद्ध है। 53 का हो जाता है हमारा चौथा विकल्प। 54 आप भले तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम किस भेद का है? तो वाक्य में सर्वनाम किस भेद का है? तो यह है निजवाचक। आप का मतलब खुद, निजवाचक सर्वनाम है आप में। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग क्या है? संतान, कड़ी, चील, सरसों। तो सरसों स्त्रीलिंग है, चील स्त्रीलिंग है, कड़ी स्त्रीलिंग है, संतान ये पुल्लिंग। ये हमारा सही आंसर हो जाता है पहला वाला। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं किस क्रम में प्रकाशित हुई? तो सबसे पहली रचना इनकी थी मधुशाला, दूसरी मधुबाला, तीसरी मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। पहले मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यही सही क्रम होता है इनकी रचनाओं के प्रकाशित होने का। अब हम देख लेते हैं, हमने 60 तक देख लिए। 56 के बाद हाँ इधर भी है, हिंदी का पोर्शन है, दोनों तरफ इसमें होता है। 57 सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था 1910 में, और नगरीय प्रचारणी सभा 1893 में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में हुई थी 1918 में। तो हमारा सही विकल्प हो जाता पहला CAB। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास किसने लिखा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है तुलसीदास। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसने लिखा है? तो संत रैदास जी ने लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखते हैं हम अगला पोर्शन, द्वितीय भाषा संस्कृत में आ गए हैं। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? तो गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो नमस्ते, नमः प्लस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 25 हैं। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। एक वर्ग में 5 होते, तो 5 वर्ग में हुए 25। बालिका इस पद में प्रत्यय है, बालिका इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें टा प्रत्यय है, टा प्रत्यय में आ जुड़ता है बालिका। पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत में उपसर्ग है परि, परि प्लस अंत बराबर पर्यंत।
अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन सा है? पुत्र, स्थूल, सर्व, तो सर्व है सर्वनाम शब्द, बाकी सभी संज्ञा शब्द हैं। कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? कुंजर का अर्थ होता है हाथी। मात्र शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होता है? मात्र शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होता है मात्रा। सुबंधु किसकी रचना है? सुबंधु की रचना, सुबंधु की रचना कौन सी है? तो सुबंधु की रचना हो जाती है वासव दत्ता। वासव दत्ता लिखा था सुबंधु ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? स्वर कौन सा है? तो लिरे, ये स्वर है, बाकी ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ता जनान् यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिक्या अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबला इति मर्यादाश्चर्यं यतो हि सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति। यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनानां करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाज निर्भयो भविष्यति। सज्जन और दुर्जनों की बात की गई है। उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? किसकी संख्या कम है? तो दुर्जनों की समाज में संख्या कम है, लेकिन प्रभाव उन्हीं का ज़्यादा होता है। 72 नंबर, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, सज्जन बोलते नहीं है किसी से फालतू में, वो कुछ भी करते रहे, उन्हें मतलब नहीं रहता। इसलिए अब इस श्लोक को पढ़कर 2 प्रश्नों के हमें आंसर देने हैं। महान वृक्षो जायते वर्धते च ताम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षि देते दयते च तदाश्रय अनिकेता भवन्ति। इस श्लोक का भाव है, इस श्लोक का भाव क्या है? तो प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर निराश्रित हो जाते हैं, इसका भाव यही है। अगला देखते हैं इस साइड। इस श्लोक में भूतानि का तात्पर्य किससे है? भूतान का तात्पर्य किससे है? तो प्राणी से है भूतानि का तात्पर्य। 74 नंबर का हो जाता है हमारा 3। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है भव। मनोरथा में कौन सी संधि है? मनोरथा, तो मनोरथा में हो जाती है विसर्ग संधि। मनोधन रथा, मनोरथा, तो क्षेत्र का हमारा 1 नंबर सही होता है। नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती, नेत्रों से आंसू बहते हैं। नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तो नेत्राभ्याम, जहाँ पे भ्याम आएगा वहाँ पे तृतीया चतुर्थी पंचमी 3 विभक्तियाँ होती हैं। 3 में से कौन सी मिल रही है हमें? पंचमी, ना तो तृतीया मिल रही है ना तो चतुर्थी, तो पंचमी विभक्ति हो गई। ये तीनों रूप एक समान होते हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन के एक ही समान होते हैं, तो पंचमी विभक्ति है। असनि शब्द है, असनि शब्द कैसा है? तो ये हो जाता है हमारा पुल्लिंग शब्द, और कहीं कहीं पे स्त्रीलिंग भी माना जाता है, तो दोनों विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। पिछली बार जो विभाग ने आंसर की जारी करी थी, दोनों को सही माना था। तया नृपो अनुगम्यते, तया नृपो अनुगम्यते, उसके द्वारा नृप के पीछे पीछे जाया गया। अनुगम्यते मतलब अनुकरण किया गया। तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य हो जाता है। 79 का 3 सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो पहले वाला है। युपदारु पद में समास है। युपदारु, युपदारु पद में कौन सा समास होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं। नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है। नदी, नदी शब्द में कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अकारांत पुल्लिंग तो हो जाता है रामः, बाद में आ आया है तो अकारांत पुल्लिंग। ये हो जाता है उकारांत पुल्लिंग। प्रेजते में संधि है, प्र प्लस एजते। प्रेजते में कौन सी संधि हो जाती है? तो पर रूप संधि हो जाती है। और जहाँ पे ऐसा आ बना होता है वो पूर्व रूप संधि होती है। आ का ऐसा रूप होता है, पूर्व रूप संधि होती है। बावर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठो, इसका सूत्र होता है। अगर आपको ऐसे सूत्र पढ़ने तो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैंने सारे संस्कृत के सूत्र उसमें बताए हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद सीटेट की भी तैयारी हम लोग करने वाले हैं, और यूपी पीसीएस के लिए भी तैयारी करेंगे। वीडियो उसके लिए भी अच्छे पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। घुटने के लिए कौन सा शब्द है? तो जानु, जानु माने घुटना।
संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत्, एकोन जहाँ पे एकोन की बात आए तो मतलब एक कम, चत्वारिंशत् मतलब 40, तो 40 से एक कम क्या है 39। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति रूप होगा, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति का रूप क्या होगा, तो द्वय, द्वि का द्वय हो जाएगा। बदति रूप क्या है, बदति, तो बदति है, पहले तो एक वचन का रूप है, एक वचन किसमें किसमें आता है, इसमें इसमें, तो इसी दो में छांटेंगे एक वचन, और ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष इसमें भी लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो 88 का हमारा पहला सही हो जाता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बदति। गुरुपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है, गुरुपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है, गुरुधन उपदेशा, तो गुरुपदेशा, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाती है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। संस्कृत का आखिरी सवाल उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, कौन सा उपसर्ग है इसमें, कुत्र यदा यत्र, ये सब नहीं है, ये उपसर्ग है परा। अब हम देखेंगे पर्यावरण वाला पोर्शन 121 से 150 तक प्रश्न नंबर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उम्र कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए। भारतीय संघ का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राज्य का कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, नगर निगम का होता है सरपंच, और ग्राम पंचायत का, नगर निगम का होता है मेयर। फिर से मिलाते हैं, भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, ग्राम पंचायत का सरपंच, और नगर निगम का मेयर। तो हमारा हो गया ए का ए से, बी सी और सी डी, ए बी सी डी देख लेते हैं, ए का ए से और बी का सी से और सी का डी से और डी का बी से, तो हमारा दूसरा वाला सही हो जाता है ये। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ, प्रथम प्रयोग अनुच्छेद 356 का कब हुआ, तो केरल में 1959 में हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ इसमें तो नीचे ही है अभी। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, नगर निगम द्वारा मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, ये सभी लगाए जा सकते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो ग्रामीण अधिवास में शामिल है पूर्वा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है किलिमंजारो। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, एलिफेंटा कहाँ है, तो मुंबई तट पर है एलिफेंटा द्वीप। मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार है, कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार कहाँ है, तो प्रायद्वीपीय पठार में है। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, अचल जीव, जो जीव चल नहीं सकता उसको बोलते हैं अचल जीव, तो यूप्लेक टोला ये अचल जीव है, बाकी सब चलने वाले हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन किसके अणुओं की इकाई है, तो ये अमीनो अम्लों की इकाई है प्रोटीन, अमीनो अम्ल में टूटता है प्रोटीन। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है, पादप कोशिका में क्या नहीं होता, क्या अनुपस्थित रहता है, तो तारक का इसमें अनुपस्थित रहता है, तारक का नहीं होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इसको बोलते हैं लीवर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस क्रेन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, रेनडियर किस में पाया जाता है, तो टुंडा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। निम्न प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, तो पंपास भी है, डाउन्स भी है, प्रेरीज भी है, ये कंपास ये नहीं है, तो तीन नंबर सही हो जाता है। कंपास शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं, बाकी तीनों हैं, पंपास, डाउन्स, प्रेरीज। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, क्योंकि इसमें चीन और भारत ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है,
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, इसमें दोनों सही हो जाते हैं। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है, दोनों सही माने थे विभाग ने पिछली बार, आयोग ने। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई कहाँ है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, विकल्प 2 सही हो जाता है। 141 नंबर देखते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? कौन सा खरपतवार है जलीय जो समस्याकारी है? तो एकोर्निया क्रासपस यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी तालाब में फैल जाती है, फिर वहाँ के पेड़ जो भी वहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं उनको नष्ट कर देती है, और बाहर से जानवरों को भी उसमें पानी आने पीने के लिए समस्या पैदा होती है, उसमें फंस जाते हैं, गिर जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सुखा के इसको रख दिया जा सकता है, और जैसे ही नमी मिलेगी तैयार हो जाता है, फिर से जीवित हो जाता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, क्या बोला जाता है उसको? तो इथाइलिन। इथाइलिन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, पादप हार्मोन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वो क्या होता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिर करता है। 144 का 3 नंबर हो जाता है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो सामान्य रूप से कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है? तो बी डीएनए पाया जाता है। 1853 में भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो बम्बई, ये चली थी बम्बई से थाने के बीच। 3 नंबर सही हो जाता है हमारा विकल्प 3 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर, बिहार में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में। 3 नंबर सही होता है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में है? समता मतलब समानता, तो समानता है 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो भारत में लचीला संविधान लागू है। नहीं, भारत का तो कठोर और लचीला है। यूके का संविधान लचीला है, यहाँ पे अलिखित संविधान है, परंपराओं के अनुसार चलता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।